हेलो फ्रेंड्स, एक्सएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल को। पिछली क्लास में हमने नक्षत्र एवं तारामंडल को पढ़ा था। मुझे आशा है कि आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी और आपने उस क्लास में से जो है एक एक पॉइंट्स को कवर किया होगा। आज की क्लास हमारी बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हम खगोल विज्ञान के तहत सौरमंडल को पढ़ेंगे, जो कि बहुत बढ़िया टॉपिक रहा है। सौरमंडल में हम बात करते हैं अपने सौरमंडल की, तो हमारे जो सौरमंडल में जो मुखिया है वो सूर्य है। पिछली कक्षाओं में हमने सूर्य के विषय में पढ़ा है, सूर्य की आंतरिक और बाह्य संरचनाओं के विषय में पढ़ा है। थोड़ा बहुत हम और सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य की क्या है हमारा सूर्य क्या है, या स्टार क्या है, या एक स्टार की परिभाषा क्या होती है। अब इसमें दो चीज़ें आप समझ लीजिए। पहले देखिए, तारा या सूर्य क्या है। देखिए, जो सूर्य है उसको हमने सूर्य क्या है, एक तारा है, एक स्टार है। हमारे इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और उन्हीं एक आकाशगंगा जो कि हमारी आकाशगंगा है, जिसका नाम है मंदाकिनी, और उसी मंदाकिनी के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने में स्थित है हमारा सूर्य। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सूर्य एक तारा है जिसे हमने नाम दिया है सूर्य, जिसे अंग्रेजी में हम सन कहते हैं। तो एक क्या है सन, क्या है, व्हाट इज स्टार, क्या है तारा। तो तारे की एक आसान और एक सिंपल सी परिभाषा है कि वह खगोलकीय पिंड या वह सेलेस्टियस बॉडी जिसमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश हो, तारा कहलाता है। ठीक है, आसान सा है, जिसमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश हो, तारा कहलाता है। तो अब हम इसके तारे के बारे में देख लीजिए। हम इसको पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक बेसिक और इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, ये हमारा, मान लीजिए ये सूर्य है। सूर्य के बारे में, इसका जो कोर होता है, यानी ये जो कोर है इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसकी जो सबसे बाहरी परत है, यानी ये वाली, जिसे हम कहते हैं फोटोस्फेयर, इसे क्या कहेंगे, फोटोस्फेयर कहेंगे इसे। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है। और इसी फोटोस्फेयर में ही हमें देखने को मिलते हैं सोलर स्पॉट। अब आप कहोगे सर ये सोलर स्पॉट क्या होते हैं, इसके विषय में हमने पढ़ाया भी है आपको। देखिए, सोलर स्पॉट क्या होते हैं, इन्हें हम हिंदी भाषा में हम सौर कलंक कहते हैं। क्या होता है, कभी कभी जब जो सूर्य का जो कोर होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें होता है, इसमें ऊर्जा होती है, इसमें ऊर्जा निकलती है। कैसे ऊर्जा होती है, कैसे इसमें सूर्य जो है प्रकाश और ऊर्जा निकलती है, तो इसमें नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। या इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के नाभिकों के फ्यूजन के द्वारा हीलियम की उत्पत्ति होती है और उसके हीलियम से ही क्या होता है, प्रकाश। तो उसको इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से जब कोर में इसमें विस्फोट जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और विस्फोट होता है, तो विस्फोट से क्या होता है, इसमें सौर ज्वालाएं निकलती हैं या इसकी सौर लहरें निकलती हैं बड़े बड़े। तो जो बड़ी होती, जिस तरीके से मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है हमारी ये। तो अगर कोई लहर बड़ी है तो इस तरीके से पृथ्वी पे चली जाती है। अगर ये पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में गई तो ये अरोरा बोरियोलिस कहलाएगी, और नीचे आएगी तो अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहलाएगी। तो कभी कभी अगर ये जो सौर जो ये ज्वाला है, कभी अगर इसकी गति कम होती है, मान लीजिए यहाँ तक ही आ पाई, और गति ज़्यादा ना होने के कारण, चूंकि अगर गति तेज आगे तक आती तो इसको पृथ्वी अपनी ग्रेविटी से खींच भी लेती, तो इसको खींच नहीं पाती और ये वापस घूम करके यहाँ पर लौट आती है, एक धब्बे के रूप में हमें दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं सोलर स्पॉट कहते हैं। ठीक है, सोलर स्पॉट कहते हैं। अब इसमें हम सन के बारे में, हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा इसमें हम और जान लेते हैं सूर्य के बारे में। देखिए, सूर्य एक तारा है और इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। हमारी जो आकाशगंगा है यानी मंदाकिनी, उसमें भी 100 अरब तारे हैं, जिसमें से एक तारा हमारा है सूर्य, जो कि सौरमंडल का हिस्सा है। देखिए, कोई भी तारा हो, उसकी एक निश्चित आयु होती है। उसकी जो आयु होती है वो होती है 10 अरब साल।
हमारा जो सूर्य है इसकी भी आयु कितनी है? 10 अरब साल है। 10 अरब साल यानी, और 10 अरब साल में से ये 5 अरब साल अपनी जीवन जी चुका है, यानी अब इसके पास जो आयु बची है वो सिर्फ 5 अरब साल बची है। 5 अरब साल बाद जब इसमें जो आयु खत्म हो जाएगी इसकी, तो भी क्या होगा? फिर ये रेड जाइंट बन जाएगा, या फिर ब्लैक ड्वार्फ या वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, या फिर ये सुपर नोवा बन जाएगा, या फिर सुपर क्लस्टर, या फिर ब्लैक होल। आगे हम पढ़ेंगे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ये हम चर्चा भी कर चुके हैं कि अगर कोई तारा सूर्य से बराबर या सूर्य से छोटा है तो वो फिर ब्लैक ड्वार्फ या वाइट ड्वार्फ बनेगा, और अगर कोई तारा सूर्य से बड़ा है, कितना बड़ा है? एक भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं, बड़े मशहूर वैज्ञानिक हुए हैं, सी चंद्रशेखर, जिन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था इन्होंने। तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर कोई भी जो है तारा अगर 1.44 गुना बड़ा है सूर्य से कंपेयर बड़ा है, तो वो फिर बनेगा आपका सुपरनोवा बनेगा। और सुपरनोवा में क्या होता है? विस्फोट होता है, जिससे पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। जब वो तारा सूर्य से छोटा है या सूर्य से बराबर है, जब उसमें लगभग 90% जो है ईंधन खत्म हो जाएगा, तब वो बन जाएगा रेड जाइंट। और जब उसमें लगभग 95% जब उसमें ईंधन खत्म हो जाएगा, तो वो बन जाएगा वाइट ड्वार्फ, हल्का सा, जिसे हम जीवाश्म तारा भी कहेंगे। वो हल्का सा उसमें रोशनी रहेगी, और जब उसमें सभी पूरी एकदम लगभग 100% जब उसमें ईंधन खत्म हो जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका जो है आपका ब्लैक वॉमन या ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। ठीक है, सूर्य के विषय में थोड़ी चीज़ें हम और जान लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जो सूर्य है, सभी को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। एवरीवन नोइज, सब लोग जानते हो। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर तो लगा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये हमारा सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है? अपनी मंदाकिनी का, हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। कितनी गति से लगा रहा है आप जान के हैरान रह जाएंगे फ्रेंड्स। लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमारा सूर्य भी चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है? जिस तरीके से गैलेक्सी हमारी है, इस तरीके से आप गैलेक्सी देख सकते हो। ये हमारी गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी जो होती है वो वक्राकार होती है, इस तरीके से उसके भुजाएं होती हैं। और ये मान लीजिए हमारा जो आकाशगंगा का जो पॉइंट है, इसे हम बल्ज भी कहते हैं, और इसी से लगभग 30,000 प्रकाश दूर यहीं पर स्थित है हमारा सूर्य। और हमारा सूर्य चक्कर लगा रहा है किसकी? गैलेक्सी का। इसे एक चक्कर पूरा करने में आप हैरान रह जाएंगे फ्रेंड्स, इसे एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 25 करोड़ साल। कितने? 25 करोड़ साल। ठीक है, 25 करोड़ साल लगते हैं इसे, जिसे हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर। क्या कहेंगे इसे? इसे कॉस्मिक ईयर कहते हैं। 25 करोड़ साल का होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कॉस्मिक ईयर क्या होते हैं। तो ये क्या होता है? जब सूरज जब अपने मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो उसको हम कॉस्मिक ईयर कहेंगे। इसमें एक पॉइंट और आप सूर्य के विषय में जान लीजिए। जब हम थोड़ा और इसमें साथ साथ और भी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। मेरा ये मानना है, या मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ अपने बच्चों को, तो मैं एक एक चीज़, एक एक पॉइंट को उनको बताते जाऊँ। उनके विवेक पर मैं जोर डालूँ, सोचने समझने की क्षमता है उनकी, उसको मैं और थोड़ा तीव्र करूँ, थोड़ा और बेहतर तरीके से बताऊँ। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप विचार करिए अपने मन में कि जब सूर्य की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जब इसमें लगभग 100% जो इसकी ईंधन है जब खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? कभी आपने सोचा है, अपने विवेक का इस्तेमाल किया है, क्या होगा? या इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि देखिए, जब सूर्य की ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जब उसका ईंधन पूरा समाप्त हो जाएगा, और उस स्थिति में हमारी पृथ्वी पर जो है रात होंगे, दिन नहीं होंगे। टेम्परेचर एकदम कम हो जाएगा। टेम्परेचर लगभग -200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। जो बड़े बड़े महासागर हैं वो सब बर्फ में तब्दील हो जाएंगे। प्रकाश की जो है पृथ्वी पर ना पहुंचने के कारण फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं मिलेगा, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, और मानव का भी अंत हो जाएगा। आज की जो हमारी जो मॉडर्न तकनीक है, जो हमारा टेक्नोलॉजी है, आप सोचिए, इस चीज़ को विचार करिए। अगर मान लीजिए अगर मेंस में आपको लिखना हो, या फिर आपसे मेंस में क्वेश्चन दे दे, यूपीएससी की मेंस में आपसे क्वेश्चन दे दे कि अगर मान लीजिए सूर्य की सारी ईंधन खत्म हो जाए, सूर्य एक वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ बन के जो है कहीं घूमने लगे, उस स्थिति में पृथ्वी पर क्या होगा, या पृथ्वी को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम?
तो आपको लिखना पड़ेगा, आपको विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज के इस वक्त में हम क्या कर सकते हैं, सोचिए, दिमाग लगाइए, अब क्या कर सकते हैं। हमने चाइना ने आर्टिफिशियल सन बनाया था भाई, एक तो फिर हम आर्टिफिशियल सन बना सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में इतने पूरी पृथ्वी के सभी जीवों के लिए कहाँ पॉसिबल है, हो नहीं सकता। हम कुछ एक छोटे जीवों को बचा सकते हैं। बड़े पैमाने पर हमारी जो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं है कि हम सारी मानवता को बचा सकें। या फिर एक इसका दूसरा चरण हो सकता है कि हम पृथ्वी के अंदर जो है हम एक अंडरग्राउंड कोई एक सोर्स बना लें अंदर, और वहीं पर भी, लेकिन उसके लिए भी सीमित चीज़ों को ही हम वहाँ पर ऐड कर पाएंगे, सारी चीज़ों को हम उसमें वहाँ नहीं ले जा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है। तो ये सब चीज़ें हो गई। हम बात कर रहे हैं अपने सौरमंडल की, अपने टॉपिक को पढ़ते हैं। हमने सूर्य के बारे में इतनी चीज़ें जान ली। देखिए, हम अपने जो है सौरमंडल की बात करते हैं। तो सौरमंडल में हमारे जो है कितने ग्रह थे, पहले 2006 से पहले 9 ग्रह थे। प्लूटो को 2006 के बाद ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया। इसके कारण ये थे कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया, क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने किसी पिंड को ग्रह, यानी कोई भी पिंड ग्रह तब हो सकता है जब वो 3 शर्तों को पूरी करे। आगे हम चर्चा करेंगे इसमें। जो प्लूटो था वो 2 शर्तें तो पूरी करता था, लेकिन तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाया। इसी कारण 2006 में प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया और उसे एक क्षुद्र ग्रह मान लिया गया। और उस समय वहाँ पर उसने प्लूटोइड टाइप एस्ट्रॉइड जो है बनाया, जिसमें प्लूटो को भी शामिल किया गया। 5 वो एस्ट्रॉइड थे, 5 वो एस्ट्रॉइड पूरे तरीके से थे, जिनको आगे हम चर्चा करेंगे। तो प्लूटो के 2006 के बाद, यानी 1930 में प्लूटो की खोज की गई थी, प्लूटो प्लैनेट की। उसे हमारे सौरमंडल में 9वें ग्रह के रूप में शामिल किया गया था। 2006 में उसे हटा दिया गया। लगभग 1930 से 2006 के बीच में लगभग 76 साल तक प्लूटो हमारे सौरमंडल में 9वें ग्रह के रूप में रहा था। तो प्लूटो के हटने के बाद ग्रह जो हमारे बचे वो बचे 8, जिसमें से सूर्य, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य इन 8 ग्रहों का मुखिया है और जो प्रकाश और ऊष्मा हमें देता है, जिससे मानव जीवन संभव, जिसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो इन 8 ग्रहों को हम पढ़ते हैं तो पृथ्वी, जिसे हम नीला ग्रह कहते हैं, और पृथ्वी इस ज्ञात सौरमंडल में जो 8 ग्रहों हैं, 8 ग्रह में हम सभी को पता है, तो बहुत बेसिक चीज़ है कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। बाकी ना बुध पे जीवन संभव है, ना शुक्र पे है, ना मंगल पे है, ना बृहस्पति पे है, ना शनि पे है, ना अरुण है, ना वरुण है। अब इन 8 ग्रहों में जो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है, इन ग्रहों को, यानी इन 4 ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इनको हम बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य ग्रह, यानी बाहरी ग्रह कहते हैं। एक चीज और समझ लीजिए, इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये कठोर ग्रह कहे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का जो इनका जो धरातल है वो कठोर है। बाकी जो ये बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये गैसीय ग्रह इन्हें कहा जाता है, मतलब ये गैस के बने हुए ज़्यादा ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य हमारे लिए सबसे मस्ट है सूर्य, क्योंकि सूर्य पर ही हम निर्भर हैं। तो कभी कभी क्या होता है, और हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो पृथ्वी होती है तो वर्ष में एक बार सूर्य के एकदम समीप होती है और एक वर्ष में एक बार सूर्य से अधिक दूरी पर होती है। इसके पीछे कारण है। कारण ये है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार पथ पर। केपलर महोदय के आने से पहले बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने, कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा कि सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का, लेकिन केपलर के बाद कुछ विद्वान आए जिन्होंने कहा कि जो ग्रह हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार पथ में। लेकिन केपलर ने क्या कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, जिसे हम अंडाकार पथ भी कह सकते हैं। इस तरीके समझ लीजिए आप, जैसे मान लीजिए ये समझ लीजिए, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर, और पृथ्वी ये इस तरीके से चक्कर लगाए इस तरीके से, तो इसे कहा गया वृत्ताकार। अब दीर्घवृत्ताकार क्या होता है समझ लीजिए, जो केपलर ने कहा था।
केपलर ने क्या कहा कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है दीर्घवृत्ताकार में, और इस दीर्घवृत्ताकार में सूरज केंद्र में स्थित नहीं है। सूरज केंद्र में ना होकर के यहां कोने में स्थित है, यहां पर ये हमारा सूर्य है और हमारी पृथ्वी यहां पर है। यहां हमारी पृथ्वी है, नीला ग्रह हमारा। तो वर्ष में एक बार स्थिति ऐसी आती है कि जब जो है पृथ्वी सूर्य के एकदम समीप होती है, और वर्ष में एक बार स्थिति ये आती है कि जब पृथ्वी सूर्य के एकदम दूरी पर होती है, यानी यहां पर होती है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के एकदम समीप होती है उस समय जो पृथ्वी और जो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। जब पृथ्वी सूर्य से एकदम उच्चतम दूरी पर होती है, अधिक दूरी पर होती है, तो वो जो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है वो होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य के एकदम समीप होती है तब सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी होती है तो वो हमने बताया 15.70 करोड़ किलोमीटर, और जब अधिक दूरी पर होती है तो 15.20 करोड़ किलोमीटर होती है। तो जब पृथ्वी हमारी अधिक दूरी पर होती है तो वो होती है 15.20 करोड़ किलोमीटर, और जब हमारी जो पृथ्वी सूर्य के सब समीप होती है तो वो स्थिति होती है वो तब उनकी जो बीच की दूरी होती है वो होती है 14.70 करोड़ किलोमीटर। और इनके अवसत की हम बात करें, अवसत क्या होता है, तो इसका जो अवसत होता है, जो इसका एवरेज होता है इनकी दूरी का, सूर्य और पृथ्वी की दूरी का, तो वो 14.97 करोड़ किलोमीटर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो अवसतन कितनी है, तो उस स्थिति में आप बताएंगे 14.70 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब इसमें कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, एक इसको ये समझेंगे कि जब पृथ्वी और जो है सूर्य के सबसे समीप होती है उस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से अधिक उच्चतम दूरी पर होती है, यानी अधिक दूरी पर होती है, उस स्थिति को कहते हैं हम अपसौर। ठीक है, इसे अपसौर को हम एपीहीलियन कहेंगे, एपीहीलियन, और इसे हम पेरीहीलियन कहेंगे, पेरीहीलियन कहेंगे। ठीक है, अपसौर और उपसौर। अब इसमें नाम से समझ लीजिए आप, एक ट्रिक है। अप मतलब बड़ा, उप मतलब छोटा। आप देखोगे इसमें उप के लिए जैसे उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप जिलाधिकारी, उप जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, तो उप मतलब छोटे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, छोटे पद के लिए। तो ये ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। उपसौर मतलब क्या होता है आपका पेरीहीलियन, यानी जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी कम होती है, अपसौर अधिक दूरी होती है। देखिए अब इसमें समझ लीजिए कि उपसौर की स्थिति कब आती है, यानी वह तारीख जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी एकदम कम होती है, तो वो आपकी है 3 जनवरी। कितनी है? 3 जनवरी। और जब पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी ज़्यादा होती है तो वो कौन सी तारीख है? तो वो है 4 जुलाई। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है दोस्त, आपके विवेकी मन में एक क्वेश्चन ये आता होगा कि सर बताइए कि जब 3 जनवरी को जो है पृथ्वी सूर्य के एकदम समीप होती है तब हमारे भारत में ठंडी क्यों पड़ती है? तब तो गर्मी ज़्यादा होना चाहिए। भाई लॉजिक तो यही कहता है कि गर्मी होनी चाहिए, लेकिन इसके पीछे भी कारण है दोस्तों। इसके पीछे कारण क्या है? 2 कारण हो सकते हैं। एक इसका कारण है पृथ्वी का झुकाव और दूसरा है भारत का उत्तरी गोलार्ध में होना। समझ लीजिए इसको, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा सन है, ये हमारा सन है, ओके, और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। यहाँ
यहाँ पर स्थित है हमारा भारत, ये हमारा भारत है, या इसको थोड़ा हम बड़ा करके बता देते हैं आपको। ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला हो जाएगा आपका जो है नॉर्थन हेमिस्फेयर, और नीचे वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो सदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो भारत है तो वो जो है यहाँ नदर्न हेमिस्फेयर में है, और इस तरीके से यहाँ पर हमारा भारत स्थित है, यानी अक्षांश के हिसाब से, यानी भूमध्य रेखा के हिसाब से उत्तर में है, और देशांतर के हिसाब से पूर्व में है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की अवस्थिति है, ठीक है। यहाँ पर हमारा भारत है, यहाँ पर हमारा भारत लाई करता है, ठीक है। और भारत हमारा क्या है, ये जो हमारी पृथ्वी है वो झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई? 23.5 डिग्री झुकी हुई है हमारी पृथ्वी, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जब अवस्थिति होती है उपसौर की, तो भारत हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर से। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ से निकला, यहाँ गया, तो कहाँ पड़ेगा? तो ये साउथ हेमिस्फीयर, जो इसका सदर्न हेमिस्फीयर है, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है, वहाँ पर सूर्य की प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा। पीछे चूंकि भारत है तो यहाँ पर ये पीछे है, तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा यहाँ नहीं पड़ेगा। इसी के लिए क्या होता है, जो है 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है। भले ही पृथ्वी सूर्य के समीप होती है, लेकिन भारत में क्या पड़ती है? भारत में पड़ती है ठंडी, ठीक है। ये आप समझ गए, भारत में क्या पड़ती है? ठंडी पड़ती है। इसमें थोड़ी चीज़ें हम और समझ लेते हैं। इसमें देखिए, एक स्थिति इसमें और समझ लीजिए कि जब पृथ्वी सूर्य के एकदम समीप होती है, उस दशा में या उस स्थिति में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट। यहाँ हम लिख देते हैं 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, ठीक। 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पर स्थित होती है, उस समय या उस स्थिति में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने समय लगते हैं? 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। 20 सेकेंड लगते हैं, 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। तो अगर इसको हम मोटा मोटा इसका एक अवसर देखें तो लगभग 8 मिनट लगते हैं। दूरी के मापने के कुछ पैमाने हम देख लेते हैं। इसको समझिए आप आसान शब्दों में। यहाँ पर देखिए, एक ही होता है किलोमीटर, इसको हिंदी में लिखते हैं हम किलोमीटर। किलोमीटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? पृथ्वी पर धरातल मापने के लिए करते हैं, छोटी इकाई होती है, छोटी इकाई के रूप में। दूसरा होता है आपका माइल। माइल भी क्या करते हैं? धरातल पर हम दूरी मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक होता है नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? समुद्र में दूरी मापने के लिए। ठीक है सर, समुद्र में दूरी मापने के लिए हम नॉटिकल माइल का इस्तेमाल करते हैं। माइल का जो इस्तेमाल धरातल मापने के लिए करते हैं, एक नॉटिकल माइल जो है 1.8 माइल के बराबर होता है। माइल के बराबर होता है, ठीक। अब इसमें हम एक देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई हम देखते हैं। ये भी क्या है? दूरी मापने का पैमाना है, समझेंगे हम इसको। खगोलीय इकाई, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम? ग्रहों से, ग्रहों की दूरी मापते हैं इसे, दूरी, ठीक है। एक इसमें हम देखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसको समझ लीजिए। एक वर्ष में प्रकाश की चली गई दूरी, यानी एक वर्ष में प्रकाश जितना चलता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक इसमें होता है पारसेक, पारसेक, ठीक है। अब इसको किस मापने इस्तेमाल करते हैं प्रकाश वर्ष को? आकाश गंगाओं को, आकाश गंगाओं को, ठीक है।
पार्सेक का इस्तेमाल भी हम आकाश गंगाओं को मापने के लिए करते हैं, लेकिन बड़ी दूरी की आकाश गंगाओं को, बड़ी दूरी की आकाश गंगाओं को। ठीक है, बड़ी दूरी की आकाश गंगाओं को मापने के करते हैं। अब इसमें समझ लेते हैं, हमने बताया आपको कि एक जो है 1 नॉटिकल माइल 1.8 माइल के बराबर होता है। खगोलीय इकाई हम समझेंगे, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होता है वो कितने बराबर होता है? वो होता है 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। ठीक, हमारी जो पृथ्वी, इस तरीके से मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। तो जो सूर्य से पृथ्वी तक जो प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? वो लगता है 8 मिनट, मैंने बताया था। यानी इसको हम कह सकते हैं 8 प्रकाश मिनट। 8 प्रकाश मिनट कितना लगता है? 8 प्रकाश मिनट। या इस 8 प्रकाश मिनट को हम यहां पर कह सकते हैं एक खगोलीय इकाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल एयू कह सकते हैं, एक एयू कह सकते हैं। ठीक है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है 15 करोड़ के बराबर होता है और पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो 15 करोड़ लगभग है। जो है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगते हैं, यानी इसको हम 8 प्रकाश मिनट भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब इसमें कुछ हम और इसके मायने समझ लेते हैं। जिस तरीके से यहां हम लिख देते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो मैंने बता दिया आपको 15 करोड़। एक होता है इसमें प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है? 263,240 AU के बराबर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि एक प्रकाश वर्ष कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है? यानी एक प्रकाश वर्ष 263,240 AU के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। अब यहां पर एक पार्सेक हम लिख देते हैं। एक पार्सेक कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, ये सब पैमाने आप लिख लीजिए, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। एक पार्सेक कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है? तो 206265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, एयू के बराबर होता है। यहाँ पर हम एयू लिख देते हैं, एयू के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है मापने के पैमाने हैं, इसको हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रह मैंने बताया आपको कि 8 ग्रह हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, प्लूटो को हटा दिया गया है। अब इसमें हम ग्रह की बात करते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए ग्रह क्या होते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट? प्लैनेट की परिभाषा क्या है? एक्चुअल में प्लैनेट होते क्या है, इसको हम समझते हैं कि प्लैनेट क्या है। व्हाट इज प्लैनेट? तो ग्रह क्या होते हैं? तो इसमें ग्रह को हम 2006 के पहले हम प्लूटो को भी ग्रह मानते थे, लेकिन किसी भी पिंड को, खगोलीय पिंड को, सेलेस्टियस बॉडी को ग्रह मानने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कुछ शर्तें बताई हैं। शर्तों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम ग्रह की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ प्लैनेट देखते हैं कि प्लैनेट क्या होते हैं। हिंदी में इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं क्या होते हैं कि वह खगोलीय पिंड जो किसी तारे, जैसे सूर्य क्या है? एक तारा है। जैसे तारे के चारों ओर एक
निश्चित कक्षा में चक्कर लगाए ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। यह वो खगोलीय पिंड जो किसी तारे जैसे कि सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, प्लेनेट कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, जिसे हम इंटरनेशनल जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कहते हैं, उसने किसी पिंड को ग्रह होने के लिए कुछ शर्तें बताई हैं। अगर कोई भी खगोलीय पिंड उन शर्तों पर खरा उतरता है तो वो ग्रह कहलाता है। प्लूटो तीसरी शर्त को पूरी नहीं कर पाया, जिसके कारण जो है प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया। कौन कौन सी एस्ट्रोनॉमिकल ने शर्त बताई हैं वो देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 3 शर्तें बताई हैं किसी पिंड को जो है ग्रह होने के लिए। 3 शर्तें बताई हैं। पहली शर्त उसमें है वह सूर्य का चक्कर लगाए, यानी उसे सूर्य का चक्कर लगाना अनिवार्य है, उसने सूर्य का चक्कर लगाए। दूसरा बताया उन्होंने कि उसके पास पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण हो, वह आकार गोल हो, यानी गोल आकार का होना चाहिए। उसमें जब उसमें द्रव्यमान होगा, गुरुत्वाकर्षण होगा, तो उसका जो आकार होगा वो गोल होगा, गोल हो। तीसरी चीज उन्होंने बताई कि उसकी कक्षा यानी उसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट साफ होना चाहिए। ठीक है, अब ऑर्बिट साफ होना चाहिए का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, इसको थोड़ा समझ लीजिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कोई भी ग्रह के अगर ग्रह कब माना जाएगा, तब माना जाएगा जिसे वो कोई चक्कर लगा रहा, तो उसके को आसपास कोई उस बड़ा ग्रह ना हो जो उसको प्रभावित कर सके। और वह ग्रह चक्कर लगाते लगाते क्या करे, अपने जितने भी ऑर्बिट में छोटे छोटे ग्रह हैं उनको साफ, मतलब साफ का मतलब क्या है, उनको या तो अपनी ओर खींच ले, या तो उन्हें अपनी ओर खींच ले, या फिर उनको दूर बाहर कर दे। यानी अपनी कक्षा को उससे क्लीन रखना है, उसे साफ रखना है, तभी जो है उसे हम ग्रह मानेंगे। प्लूटो के संदर्भ में जो प्लूटो था वो तीसरी शर्त पूरी नहीं कर पाया, यानी उसकी जो कक्षा थी प्लूटो की ये साफ नहीं थी। यानी यहाँ पर जो है प्लूटो की कक्षा में हमें छोटे छोटे कुछ जो है क्षुद्रग्रह देखने को मिलते, क्यूपर बेल्ट देखने को मिले थे, जो ये प्लूटो उनको साफ नहीं कर पाया। आपको समझाने के लिए ये 3 चीज़ें उसने बताई थी, लेकिन आपको समझाने के लिए एक चौथी बात मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो तब आपको वो चीज़ नहीं लिखनी है, तब उस दशा में आपको ये 3 चीज़ें ही लिखनी हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके मैं नॉलेज को और थोड़ा क्लियर करने के लिए, आपके इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और क्लियर करने के लिए चौथी चीज़ बता दे रहा हूँ। चौथी चीज़ है, लिखना आपको नहीं है, वह ग्रह किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को, ऑर्बिट मतलब कक्षा को, ना काटे, ना काटे। ठीक है, किसी दूसरे ग्रह के ऑर्बिट को ना काटे।
हालांकि ये चीज़ें ये जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने नहीं बताई, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। कैसे? प्लूटो के संदर्भ में इसको मैं बता दे रहा हूँ। जिस तरीके से इसको समझ लीजिए, मान लीजिए ये सूर्य था, ये सूर्य था, और ये इस तरीके से, इसको यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, इसको मिटा देता हूँ। ये सूर्य था और ये जो इस तरीके से ये जो ग्रह थे, कोने में सूर्य था, यहाँ पर हम कोने में कर देते हैं, ये कोने में सूर्य था यहाँ पर, और जो ये ग्रह थे इस तरीके से इसका चक्कर लगा रहे थे, इस तरीके से बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, इसी तरीके से जो ये प्लूटो था, इस तरीके से जो प्लूटो था, तो ये क्या कर रहा था, ये मान लीजिए ये जो है आपका जो है नेपच्यून, तो इसको 2 बार काट रहा था। एक बार जब ये इंटर होता था, उसके बाद यहाँ फिर काट करके निकल रहा था। इस कारण जो है प्लूटो को ग्रह के दर्जे से हटा दिया गया, क्योंकि वो नेपच्यून के यानी वरुण के जो कक्षा था उसको काट रहा था। ठीक है, इस कारण इसको हटा दिया गया। अब हम इसमें कुछ और चीज़ें समझते हैं। इसमें हम समझ लेते हैं क्षुद्र ग्रह को, कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं एस्ट्रॉइड। ठीक है, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? तो एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? ये ग्रहों के छोटे टुकड़े होते हैं जो कि सौरमंडल में तैरते रहते हैं। हमें ये एस्ट्रॉइड जो हैं तो वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा है, इन कक्षाओं के बीच में ये छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह पेटी। क्षुद्र ग्रह पेटी कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट, इन्हें ही हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, अब एस्ट्रॉइड हम देखेंगे। अब एस्ट्रॉइड के आगे हम उल्का देखेंगे। कैसे? उल्का क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या होते हैं, कॉमेट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो क्या होता है कि कभी कभी जब ये एस्ट्रॉइड घूमते रहते हैं और इनके जो बीच की जो दूरी होती है वो कभी कभी बहुत कम होती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब ये कभी कभी ये जो एस्ट्रॉइड है ये आपस में टकरा जाते हैं, और टकराने के बाद ये अपनी दिशा भटक जाते हैं। तो मान लीजिए ये कोई एस्ट्रॉइड यहाँ से टकराया और अपनी दिशा भटक गया। हर ग्रह में अपनी गुरुत्वाकर्षण होता है। मैंने बताया आपको कि हर ग्रह में गुरुत्वाकर्षण होता है और उसका द्रव्यमान होता है। तो जब कभी इसने टकराया और ये मंगल की ओर आया, और मंगल में ग्रेविटी होती है, मंगल ने इसे अपनी ओर खींचा, और खींचने के बाद मंगल चूंकि यहाँ बढ़ गया, मंगल भी क्या है, गति कर रहा है, मंगल यहाँ चला गया। तो मंगल के जाने के बाद अब ये जो पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में जो क्षुद्र ग्रहों के जो बीच में, यानी पृथ्वी और क्षुद्र ग्रहों के बीच में जब कोई था तो वो पिंड मंगल था जो इन्हें रोकता था। तो मंगल चूंकि यहाँ गति कर गया, अब जो ये क्षुद्र ग्रह थे इनके बीच में या पृथ्वी के जो इनमें और पृथ्वी के बीच में कुछ नहीं है, कोई भी जो है पिंड नहीं है। और ये चूंकि मंगल के ग्रेविटी में आ गए हैं, मंगल के जो है गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में आ गए हैं, तो जब ये यहाँ पे आए, अब पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी में भी क्या है, पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण है, तो पृथ्वी इन्हें अपनी ओर खींच लेगा। तो अगर ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह है, इस तरीके से अगर ये पृथ्वी के घूमने के डायरेक्शन में, इस तरीके से मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो अगर पृथ्वी के घूमने के डायरेक्शन में ये इंटर होंगे, जब ये पृथ्वी के घूमने के डायरेक्शन में इंटर होंगे तो ये क्या होंगे, पृथ्वी, आपको पता है कि पृथ्वी जो है सतह से लगा करके लगभग 10,000 किलोमीटर दूर तक, 10,000 तक लगभग हवाओं की मोटी परत है। एक मैक्सिमम हम 10,000 बताते हैं, कम भी हो सकता है, मोटी परत है हवाओं की। तो जब क्षुद्र ग्रह इसमें इंटर होंगे, घूमने की दिशा में इंटर होंगे, ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा
और ये जलने लगेंगे, ठीक है, और उन्हें ही हम कहेंगे उल्का। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम उल्का कहेंगे, ठीक है, मेटर कहेंगे। इनकी जो स्पीड होगी इनकी वो होगी 72 किलोमीटर। इनकी स्पीड क्या होगी? 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड होगी, ठीक है। ये यहाँ पर एंटर होंगे और इनकी जो स्पीड होगी वो होगी 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड। स्पीड ज़्यादा क्यों होगी? कारण है इसके पीछे, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। मान के चलिए कि आप किसी नदी में जो है स्विमिंग कर रहे हैं, नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है और आप भी पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो आपकी जो गति होगी वो तेज होगी। लेकिन अगर नदी पूर्व से पश्चिम बह रही है और आप पश्चिम से पूर्व जा रहे हो तो आपको तैरने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसी तरीके से, और पृथ्वी भी, भाई पृथ्वी की गति है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी अपनी अक्ष पे भी, एक्सिस पे भी घूम रही है। पृथ्वी की गति वैसे ही तेज है और इनकी भी गति तेज है। तो इनकी जो गति होगी वो 72 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार से ये इंटर होंगे और इन्हें कहलाएंगे, ये कहलाएंगे उल्का। इसी उल्का को हम टूटता तारा कहते हैं। शहरों में या बड़े बड़े जो है वेस्टर्न जो है, अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ पर जो है इस प्रकार के जो है इसके तारे को हम टूटते तारा, अभी जो है यहाँ पर भी छोटे छोटे शहरों में भी ये चीज़ें हैं कि जो है उसे टूटता तारा कहा जाता है और उस टूटते तारे से विश मांगी जाती है, उसे मुरादें मांगी जाती हैं और होती भी हैं, मुरादें पूरी भी होती हैं। देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, देखिए क्या होता है, यकीन में बहुत ताकत होती है। किसी भी चीज़ में अगर हम यकीन करते हैं तो वो बहुत बड़ी, उसमें यकीन में ताकत होती है। अगर हमने यकीन कर लिया तो वो चीज़ हम कर लेते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए अगर आपको खुद पर यकीन है कि आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेंगे, आप मेंस को क्लियर कर लेंगे, आप इंटरव्यू को भी क्लियर कर लेंगे, आपको यकीन ही तो है खुद पे, और यकीन के साथ आप आगे बढ़ते हैं और आप सफल होते हैं, तो यकीन में बड़ी ताकत है। वो जो है टूटते तारे से विश मांगते हैं, उनकी विश पूरी होती है, लेकिन वो टूटता तारा नहीं है, वो कोई स्टार नहीं जो टूटता है, वो यही स्ट्रॉइड होते हैं जो पृथ्वी वायुमंडल के घर्षण के कारण जो है जलने लगते हैं और हमें जो है एक प्रकार से एक रेखा देखने को मिलती है। उन्हीं को हम कहते हैं उल्का। कुछ एस्टेरॉयड आकार में बहुत बड़े होते हैं, कुछ एस्टेरॉयड आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो जो छोटे एस्टेरॉयड होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जब वो इंटर होते हैं तो जलने से वो पूरी तरीके से जल के राख हो जाते हैं, फ्रिक्शन से जल के राख हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े एस्टेरॉयड होते हैं वो पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं और वो बिना जले जो है बुझ करके जो धरती पर गिरते हैं उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं, मेटेरॉइड कहते हैं। और जहाँ वो गिरते हैं तो वहाँ एक गड्ढे का निर्माण करते हैं जिसे हम क्रेटर कहते हैं, ठीक है, क्रेटर कहते हैं। कई सारे क्रेटर, आप मुझे सवाल जो है आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पहला उल्का पिंड कहाँ गिरा था। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत में पहला उल्का पिंड कहाँ गिरा था या पहला मेटेरॉइड कहाँ गिरा था। तो ये गड्ढे का निर्माण करते हैं। अब हम दूसरे तरीके से इसको समझते हैं। देखिए दूसरी चीज़ देख लेते हैं इसमें। अब हम दूसरी चीज़ इसमें देखते हैं, कभी कोई उल्का जो है, कभी कोई जो क्षुद्र ग्रह है तो वो आपस में टकराया और मंगल के जो है गुरुत्वाकर्षण से वो इधर आया और फिर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उसे खींचा, लेकिन वो पृथ्वी के घूमने के डायरेक्शन में ना जाकर के पृथ्वी के घूमने के विपरीत डायरेक्शन में आ गया, यानी यहाँ पे आ गया। तो उसे हम क्या कहेंगे? तब उसे हम कहेंगे बोलाइट। तब उसे क्या कहेंगे? बोलाइट। और जो बोलाइट की जो गति होगी वो होगी 12 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या होगी? 12 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। और ये बहुत चमकीला होगा। ये क्या होगा? बोलाइट चमकीला होगा, चमकीला होगा, बहुत ज़्यादा चमक इसमें पैदा होगी, बहुत ज़्यादा चमक इसमें पैदा होगी, ठीक है। लेकिन तो ये उल्का जब गिरेगा तो क्या बन जाएगा? उल्का पिंड। यहां हम लिख देते हैं, ये बन जाएगा उल्का पिंड बन जाएगा। लेकिन जब ये बोलाइट यहाँ जो है पृथ्वी के घूमने के विपरीत दिशा में आएगा तो इसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। स्पीड कम की हो जाएगी, कहाँ 72 किलोमीटर प्रति सेकंड, कहाँ 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसके पीछे भी कारण है। इसके पीछे कारण ये है कि जो है जो ये उल्का, जो ये एस्टेरॉयड आया, ये जब पृथ्वी के विपरीत दिशा में इंटर हुआ
विपरीत दिशा में इंटर हुआ। इस तरीके से पृथ्वी यहाँ घूमते आ रही है, इसी तरीके से ये इंटर हुआ, तो क्या होगा, इसमें स्पीड कम हो जाएगी और प्रकाश पैदा होगा, बहुत तेज़ से प्रकाश होगा, एक साउंड पैदा होगा। इसके पीछे एक कारण आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि मान लीजिए ये हमारा चेहरा है, तो अगर हम इस तरीके से हमारे चेहरे को इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो अगर यहाँ पर हमें अगर एक थप्पड़ हम मारते हैं तो चोट हमें इस तरीके से घुमाएंगे तो हमें कम लगेगा। लेकिन अगर हम अपना चेहरा इधर की ओर रोटेट करते हैं और इधर ही हम थप्पड़ मारते हैं तो चोट हमें ज़्यादा लगेगी। तो वही स्थिति यहीं पर है, क्योंकि यही स्थिति यहीं पर है, पृथ्वी ऐसे ही घूम रही है और इसी दरमियान जो है यही जो क्षुद्र ग्रह है तो इधर एंटर होगा। इसी के लिए इनकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी और बहुत ज़्यादा प्रकाश होगा और आवाज़ उत्पन्न होगी। ठीक है, तो बोलाइट इसे हम कहेंगे, इधर हुआ तो उल्का और नीचे आया तो बोलाइट हुआ, बहुत चमकीला होगा। लेकिन जब ये नीचे गिरेगा, क्योंकि उल्का गिरा तो इसे हमने उल्का पिंड कहा, और जो बोलाइट गिरा तो उसे हम कहेंगे टेक्टाइट। ठीक है, यानी उल्का भी जब गिरा नीचे ठंडा होकर तो उसे हमने उल्का पिंड कहा, और जब बोलाइट नीचे गिरा तो उसे हमने क्या कहा, टेक्टाइट कहा। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लीजिए, देखिए अगर उल्का पिंड गिरे, चाहे उल्का पिंड गिरे या बोलाइट गिरे, तो उनके अगर वो अधजली अवस्था में नीचे गिरे तो उनके गिरने से गड्ढा बनेगा और उस गड्ढे को क्रेटर ही कहा जाएगा। चाहे वो क्रेटर बना है उल्का पिंड से, चाहे वो क्रेटर बना है टेक्टाइट से। ठीक है, उसे ही क्या कहेंगे हम, उसे ही हम क्रेटर ही कहेंगे। आपने कभी इस चीज़ को सोचा है कि आज से लगभग हज़ारों साल पहले जो एक बहुत बड़े डायनासोर होते थे, उनका अंत कैसे हुआ था? तो इसी एक प्रकार के एस्टेरॉयड गिरने से उनकी मृत्यु हुई थी, वो उनका सफाया हुआ था, और उस एस्टेरॉयड का नाम था इजिप्टा, जो आकार में बहुत बड़ा था। वो धरती पर गिरा, जिससे महासागरों में सुनामी आ गई, ज्वालामुखी फूट पड़े, धरती के अंदर लावा बाहर आ गया और उन विशालकाय जीवों की मृत्यु हो गई। भविष्य में आज भी, वर्तमान में भी, प्रेजेंट टाइम में भी कई सारे उल्का पिंड हमारी धरती पर गिरते रहते हैं। कुछ आकार में छोटे रहते हैं, जो कि हमें वहीं बाहर जलकर राख के रूप में दिखाई देते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, रेड रेन। ये क्या है? तो रेड जो होते हैं, इन्हीं जो क्षुद्रग्रह हैं, तो ये ऊपर आकाश में जब ये फ्रिक्शन से जल जाते हैं तो इनकी जो राख रहती है वो उसी तरीके से हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में ही घूमती रहती है। तो जब बादल संघनन होता है, बादल बनते हैं, तो उन्हीं बादल के साथ साथ पार्ट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरीके से बादल में मिल जाते हैं और हमें कभी कभी बारिश जो होती है वो लाल रंग की बारिश दिखाई देती है, जिसे हम रेड रेन कहते हैं। सॉरी, उसे हम रेड रेन कहते हैं। तो जो ये एस्टेरॉयड के पार्टिकल्स होते हैं, जो कि बादल में मिल जाते हैं बादलों से, और वर्षा के रूप में बरसते हैं, प्रेसिपिटेशन होता है, वर्षण होता है, तो वो वर्षा का पानी का रंग होता है वो लाल होता है, जिसे हम रेड रेन कहते हैं। तो उसी तरीके से ये कई सारे क्रेटर हमें देखने को मिलते हैं धरती पर, अलग अलग जगहों पर हमें इस प्रकार के क्षुद्रग्रहों के बनाए गए गड्ढे, जिन्हें हम क्रेटर कहते हैं, मैंने अपनी बात की ना, क्रेटर कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं, क्षुद्र ग्रहों से बने, अब चाहे वो बोलाइट से बना हो, टेक्टाइट से बना हो, या फिर उल्का पिंड से बना हो, क्षुद्र ग्रहों से बने गड्ढे क्या कहलाते हैं? क्रेटर कहलाते हैं। ठीक है, क्रेटर कहलाते हैं। अब इसमें हम समझ लेते हैं धरती पर हमारे कुछ क्रेटर, जो कि एक हमारे भारत में ही एक बड़ा क्रेटर बना था, जिसको हम कहते हैं लोनार क्रेटर। आज वो लोनार झील के रूप में भी है, लेकिन आज से लगभग 50,000 साल पहले आज हमें झील देखने को मिलती है, लोनार झील। लोनार झील, ठीक है। तो आज से लगभग 50,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, वर्ष पूर्व एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड गिरा था धरती पर, और उसी ने एक गड्ढे का निर्माण किया था, जिसे हमने लोनार कहा था। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये पड़ता है महाराष्ट्र के
थाना ज़िले में, ठीक है। एक प्रकार का एक झील बनी इस तरीके से एक झील बन गई, एक गड्ढा बना था और उस गड्ढे में क्या हुआ, पानी इकट्ठा हुआ जो जिसने एक झील का रूप ले लिया, एक झील का रूप ले लिया, ठीक है। महाराष्ट्र जिले के बुल्ढाना जिले में ये स्थित है, ठीक है। इसका जो व्यास है वो कितना है, 1.8 किलोमीटर है और इसकी गहराई की हम बात करें कितना गहरा है तो 150 मीटर ये गहरा है, ठीक है। 150 मीटर ये गहरा है। साथ ही साथ जून 2020 में इसका जो पानी था वो पूरी तरीके से लाल हो गया था। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि भाई ये प्रदूषण के कारण हुआ है, लेकिन जब ज़्यादा इसमें रिसर्च हुआ, इसमें शोध हुआ तो इसका परिणाम निकल के ये आया कि ये किसी प्रकार के जो है प्रदूषण से नहीं हुआ है, बल्कि इसमें एक प्रकार के एक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और वो जो सूक्ष्म जीव हैं तो वो एक प्रकार के गुलाबी रंग को, वो जो है गुलाबी प्रकार का कोई पदार्थ जो है उनसे निकलता है और उसी पदार्थ के कारण जो इसका लोनार झील का जो पानी है वो पूरी तरीके से लाल हो गया है। बाद में फिर धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो गई और इसका जो पानी है तो वो पूरी तरीके से सामान्य हो गया। इसकी जो पानी की बात करें, जो इसमें जल पाया जाता है, इसका जो जल है वो खारा प्लस मीठा दोनों है, खारा भी है और मीठा भी है, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है आपका, तो ये महाराष्ट्र में है। दूसरा हमें एक देखने को और मिलता है इसमें, पहला लोनार और दूसरा है एक अमेरिका में हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे, अमेरिका के एरिजोना राज्य में, एरिजोना, वहाँ पर भी हमें एक बड़ा विशालकाय क्रेटर देखने को मिलता है, लेकिन उसमें पानी नहीं है, वो सादा सा क्रेटर है। कभी भी आप अमेरिका जाओ तो उस क्रेटर को देखो। तो इस प्रकार से हमें ये जो है चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। अब इसमें इस ग्रहों के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उस पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षा में वो पॉइंट्स आ सकते हैं। तो मुझे जो है, मैं किसी भी एक पॉइंट को इसमें छोड़ना नहीं चाहता हूँ, एक एक पॉइंट को आपको बेहतर तरीके से बता देना चाहता हूँ। देखिए, इसमें जो बुध के बाद जो शुक्र ग्रह है, यानी सूर्य के दूसरे नंबर वाला अरुण जो है और जो शुक्र है, ये दो ऐसे ग्रह हैं। ये तो सूर्य का तो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जो अपनी एक्सिस पर ये चक्कर कैसे लगाते हैं, बहुत सारे सभी ग्रह हैं तो पश्चिम से पूर्व लगाते हैं, लेकिन जो शुक्र है और जो अरुण है ये पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण जो है बुध ग्रह पर और अरुण ग्रह पर सूर्योदय होता है वो पश्चिम में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो कहाँ पे होता है, पूर्व में होता है, ठीक है। अरुण के विषय में 2-3 चीज़ें और जान लीजिए। देखिए, अरुण प्लेनेट को हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है साइड में है, लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। दूसरी पॉइंट अरुण के विषय में ये है कि इसे हम जो है लुढ़कती हुई गेंद भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, लुढ़कती हुई गेंद कहते हैं। कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि अरुण जो है किस ग्रह को लुढ़कती हुई गेंद कहा जाता है, तो उत्तर है अरुण को, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आपने जान ली। दूसरी बात इसमें और आप जान लीजिए, देखिए जो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, क्या है बताइए आप, मून है। क्या है, मून है। मून भी क्या करता है, मून जो है वो भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, मून भी क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस तरीके से मून एकमात्र ग्रह है। बुध पर, शुक्र पर हमें जो उपग्रह देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है मून। वो भी क्या कर रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है और अपने एक्सिस पर हम, जहां हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो वहां पर मून जो है वो झुका हुआ है 5 डिग्री पर। मून के बारे में कई कवि, कई कहानीकार और कई जो है रचयिता, कई गीतकार, उन्होंने मून के बारे में जो है, मून की जो है तुलना जो है एक सुंदर स्त्री से की है और ऐसा कहा है कि उन्होंने एक सुंदर जो है, चांद से सुंदर जो है एक युवती के बारे में, एक अभिनेत्री के बारे में कहा कि चांद से सुंदर, भाई वो अभिनेत्री चांद से सुंदर है। यानी हमेशा जो है सुंदरता का प्रतीक माना गया है चंद्रमा को, लेकिन जब हम चंद्रमा की एक्चुअल जो वास्तविक, जब हम उसकी इमेज देखते हैं, उसकी छाया देखते हैं, तब हमें हमारे इस जो है सोच को, मतलब इस हमारे जो मन में जो एक हमने एक प्रकार का जो एक नैरेटिव जो सेट है वो थोड़ा अलग सा होता दिखाई देता है।
मतलब एक टूटता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब हम चंद्रमा की जो वास्तविक फ़ोटो देखेंगे तो इसमें हम कई प्रकार के गड्ढे हम देखेंगे, और उन बड़े बड़े गड्ढे जो वो हैं, आपने देखा होगा जब भी चंद्रमा को आप देखिए रात को, तो रात में चंद्रमा आप देखिए तो वहाँ पर आपको एक हल्का सा इसका एक धब्बा जैसा ही दिखाई देता है। वो धब्बा क्या होते हैं? वो धब्बे होते हैं, यही गड्ढे होते हैं, विशालकाय गड्ढे होते हैं जिसमें सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाता है, और उसी के कारण जब हम धरती से उसको देखते हैं तो हमें वो धब्बे दिखाई देते हैं, यानी वो वही तरीके से काले वो क्रेटर हैं। क्यों जो है इतने ज़्यादा गड्ढे हैं? एक प्रश्न है, क्यों इतने गड्ढे हैं भाई? देखिए, जिस तरीके से हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं एस्टेरॉइड, उसी तरीके से चंद्रमा पर भी गिरते हैं एस्टेरॉइड, लेकिन हमारी पृथ्वी पर भी गिरते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी को नुकसान कम होता है। किस वजह से कम नुकसान होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल की एक मोटी परत है, और वो परत हमें चंद्रमा में नहीं दिखाई देती। चंद्रमा में कोई जो है वायुमंडल की परत नहीं है, यानी पर वहाँ पे हवा ही नहीं है। वहाँ पर जो एस्ट्रोनॉइड जाते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो वहाँ पर जब वो बात करते हैं तो वो फिर इशारों के माध्यम से बात करते हैं, और एटमॉस्फेयर ना होने के कारण जो एस्ट्रॉइड आते हैं और सीधा वहाँ गिरते हैं, और जो है बड़ी मात्रा में वो गड्ढे क्रेटर का निर्माण करते हैं, जो हमें चंद्रमा पर दिखाई देते हैं। हमारी पृथ्वी की स्थिति में, हमारी पृथ्वी में क्या है? वायुमंडल की मोटी परत है, जो कि छोटे छोटे क्षुद्रग्रहों को जो है ऊपर आयन जो है ऊपर ही जो है एटमॉस्फेयर में ही जो है वायुमंडल में ही जलाकर राख खाक कर देती है। तो इस प्रकार से छोटे गड्ढे हैं। इन गड्ढों से हमें कई सारी जो है परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। जब हम जब आपने मून मिशन का नाम सुना होगा, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 सफल हुआ था, चंद्रयान 2 जो थोड़ी कुछ असफल होगी, चंद्रयान 3 जब सफलता ने जो है बुलंदियों के काफ़ी परचम लहराए थे, पूरे विश्व में भारत की प्रशंसा हुई थी, और भारत की प्रशंसा होनी भी चाहिए। हमारा भारत आज हर चीज़ में आगे है। काफ़ी देर के बाद, काफ़ी समय के बाद हमने स्टार्ट की थी। हमारा जो पहला रॉकेट गया था वो साइकिल से गया था, लेकिन आज हम नासा को टक्कर दे रहे हैं। तो जो हमारे इसरो के साइंटिस्ट जो ये यान बनाते हैं जिस तरीके से, तो उसको क्या करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से जो इसका लैंडर होता है, तो लैंडर के जो स्टैंड के जो नीचे के जो उसका सतह, जो लैंडर जो इसके स्टैंड होते हैं, उनको जो है फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे तो फिर वो बैलेंस नहीं बना पाएंगे। और जो रोवर, जो नीचे रोवर उतरता है, रोवर को भी किसी तरीके से इस तरीके से बनाया जाता है कि वो गड्ढों में पूरी तरीके से खुद को बैलेंस कर सके। तो कुछ इस तरीके से ये चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें तरीके से। देखा कि चंद्रमा पर भी हमें जो है कई सारे गड्ढे दिखाई देते हैं, और उन गड्ढों से ही जो है हमें चंद्रमा, जब हम धरती से देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमें वो जो है एक धब्बे के समान दिखाई देते हैं। चंद्रमा को हम विजिट कर चुके हैं, चंद्रमा पर हम जो है अपने यान को भेज चुके हैं, और वहाँ से कई सारा डेटा हम कलेक्ट कर चुके हैं, और हमारा जो अभी जो हाल ही जो मिशन था वो सक्सेसफुल हो गया था। हम अब मंगल की तैयारी कर रहे हैं, और हम जो है मंगल पर अपने जो है अपने यान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। हम मंगल पर भी भेजेंगे और हम सूर्य पर भी भेजेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लासेस में हम, चूँकि ये जो पूरा हमारा सौरमंडल है वो एक क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज सिर्फ हमने इन सौरमंडल के कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदुओं पर ही चर्चा की है, कुछ चीज़ें हमने जानी हैं। अगली क्लासेस में हम एक एक जो है ग्रह को, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को, एक एक ग्रह को और एक एक ग्रह के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और जो है उसको अच्छी तरीके से सीखेंगे। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली बेहतर क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।